स्वागत है डॉक्टर सुलभा कौरे जी का इस विशेष सत्र में। चूँकि इससे पहले इसी सभागार में पत्रकारिता पे बहुत ही ज्वलंत किस्म का सत्र हुआ है, तो जो मेन स्ट्रीम वाले थे वो चले गए और जो समानांतर वाले थे वो रह गए। तो संख्या बल जरूर अपेक्षा के अनुरूप नहीं है, पर मुझे लगता है कि बातचीत हमारी बहुत ही आपसे जो कुछ जानने समझने को मिलेगा तो वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। आप हमारी वैल्यू ऑफ वर्ड्स के इस सत्र की अवार्ड विनर हैं अनुवाद कैटेगरी में, और ये बहुत सुखद सा संयोग है कि पिछले साल भी आपकी एक किताब शॉर्ट लिस्टेड हुई थी, नॉन फिक्शन में आपकी किताब शॉर्ट लिस्टेड हुई थी। तो वैल्यू ऑफ वर्ड्स भी और देहरादून ने भी तय किया हुआ था कि आपको बुलाना ही है इस मंच पे, तो इस बार एक और बेहतरीन कृति आपकी यहाँ पर आई। ये इस किताब की जब ये मराठी में ये किताब आई तो बहुत चर्चा रही। अशोक वटकर साहब, प्रोफेसर अशोक वटकर साहब इसके मूल लेखक हैं और आपने इसका हिंदी में अनुवाद किया है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब अनुवाद की बात आती है तो हमेशा अनुवादक अपनी मातृभाषा में अनुवाद करता है, जो उसकी टारगेट लैंग्वेज होती है तो प्राय मातृभाषा होती है। पर यहाँ अनुवादक ने एक कठिन चुनौती स्वीकार की कि उन्होंने अपनी मातृभाषा की किताब को एक ऐसी भाषा में अनुदित किया जो उनकी मातृभाषा नहीं है। इससे भी अनुवादक की जो दक्षता है उसका पता लगता है। डॉक्टर सुलभा कौरे जी कवयित्री हैं, प्रशासक हैं, आप एक प्रतिष्ठित बैंक में महाप्रबंधक हैं राजभाषा की, और इससे पहले भी आपकी कई किताबें चर्चा में आ चुकी हैं। 72 मील जो मराठी में 72 मैल नाम से प्रकाशित हुई है, ये इस किताब के केंद्र में एक टीनेजर बच्चा है जो 3 दिन की अवधि में, जब वो इस 72 मील को पूरा कर रहा है, इस 3 दिन की अवधि में ज़िंदगी उसको क्या कुछ सिखाती है, किन परिस्थितियों कठिनाइयों से वो गुजरता है। और एक कोरवी में हमारे यहाँ शब्द है और आपने बताया कि वो मराठी में भी, जब मैंने इस किताब को पढ़ा तो मराठी में भी है, ढेड़। एक ढेड़ महिला के साथ वो 3 दिन बिताता है। वो एक ऐसा दस्तावेजीकरण है इसमें कि अगर पाठक थोड़ा सा भी इस किताब के साथ जुड़ जाए तो यकीनन ये दावे के साथ कहा जा सकता है कि उतना बेहतरीन अनुवाद है कि आंख भर आएगी और आप इंसान के रूप में अपने आप को ये सोचेंगे, देखेंगे कि आप इस गुनाह के भागीदार तो नहीं हैं। मुझे लगता है कि मैं मैम के औपचारिक परिचय के बिना ही अपनी बात शुरू कर रहा हूँ कि जब इस किताब के अनुवाद की बात आई तो इस अनुवाद के पीछे की प्रेरणा क्या थी और इस किताब को कैसे आपने सेलेक्ट किया कि इसी किताब का अनुवाद करना है? नमस्कार आप सभी को, उपस्थित गणमान्य अतिथियों को, श्रोताओं को और लेखकों, साहित्यकारों को, और धन्यवाद वैल्यू ऑफ वर्ड्स को जिन्होंने इस किताब को अनुवाद के रूप में चयनित किया और इसको पुरस्कार हेतु उचित पाया, सब सार्थक पाया। वाजपेयी जी बैठे हैं हमारे सामने, जिनको मैं सालों से जानती हूँ। साथ में काफ़ी लोग हैं, चेहरे पहचाने से हैं, बट मैं उतना जानती नहीं हूँ। लेकिन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बात आती है सुशील जी के सवाल की कि 72 मील के अनुवाद आपने क्यों किया। हालांकि मैं वैसे अनुवादक तो नहीं हूँ और अनुवाद के प्रति मेरी थोड़ी सी दृष्टि ये थी कि भाई जो अनुवाद करता है यानी सेकेंडरी काम है, तो उसी के अनुसार थोड़ा सा मैंने पहली बार जब ये किताब मेरे पास आई तो मैंने कहा था नहीं यार, मेरा अपना लेखन रह जाता है इन सब चीज़ों के पीछे, मैं नहीं कर पाऊँगी। तो उन्होंने कहा नहीं, आप पढ़ के तो देखिए, यदि आपको पसंद आई तो ये स्वतंत्रता मैं आपको देता हूँ कि आप पसंद आए तो अनुवाद कीजिए, नहीं आए तो छोड़ दीजिए। सबसे बड़ी बात ये होती है कि अपने यहाँ भारत में हर एक व्यक्ति अनुवादक होता है, क्योंकि हर एक को 2 भाषाएं तो ज़रूर आती है और अपना मूल लेखन करना बड़ी आसान बात होती है, क्योंकि आप अपनी भाषा के साथ अभिव्यक्ति तक पहुँच जाते हैं। लेकिन अनुवाद की बात अलग होती है, आपको भाषा के साथ, अभिव्यक्ति के साथ
लक्ष्य भाषा तक पहुंचना होता है, यानी जिस भाषा में आपको अनुवाद करना है। तो ये थोड़ा सा चुनौती भरा काम होता है जो मेरे हिस्से आया था। हालांकि मैंने इतनी स्वतंत्रता देने के लिए मैंने कुछ कहा नहीं, और पढ़ने के लिए कहा था तो मुझे बहुत पसंद है पढ़ना, तो मैंने कहा ठीक है मैं पढ़ लेती हूँ। आप यकीन नहीं करोगे, मुंबई की भागा दौड़ी की ज़िंदगी है, आप सुबह निकलते हो और शाम को कब पहुँचते हो घर पता नहीं, लेकिन पहुँचने के बाद खाना वाना खाने के बाद मैंने इस किताब को हाथ में ले लिया और मेरे ख्याल से रात के 2-3 बज गए थे। मैंने इस किताब को पूरा पढ़ लिया और नीचे रख दिया, और पता नहीं क्यों उस किताब के पढ़ने के दौरान कभी मैं रोई, कभी मेरे आंखों में आंसू आ गए, कभी मुझे दुख भी हुआ, कभी गुस्सा भी आया। और इस तरह से जब किताब मैंने नीचे रखी तो मैंने तय कर लिया था कि मैं इस किताब का अनुवाद करूँगी। बहुत खूब। अच्छा, चूँकि मुझे लगता है कि आप तो चूँकि अनुवादक भी हैं और लेखक भी हैं, और मैंने एक पाठक के तौर पे किताब पढ़ी है, तो 1-2 व्यक्ति ही शायद ऐसे होंगे जिन्होंने किताब पढ़ी हुई है, तो कई बार हमें पूरी कहानी पता नहीं होती। तो कहानी का सार क्या है, क्या कथा है इसके अंदर में? हालांकि ये कहानी है 12-13 साल के बच्चे की कहानी है, जिसका पिता एमएलए है, लेकिन जो अपनी पत्नी और बच्चों की ओर ध्यान नहीं देता, किसी और औरत के इसमें अटका हुआ है, और ये सत्य कहानी है। बच्चा ऐसा है कि वो बहुत उधम मचाने वाला बच्चा है, तो पिता चाहते कि उसको बोर्डिंग स्कूल में छोड़ दिया जाए, इसलिए उसको सातारा के बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया जाता है और पिता निकल जाते हैं। लेकिन उस घुटन भरे माहौल में, या फिर जैसे भी उधमखोर बच्चा था तो उसको वहाँ रहना नहीं था, तो उसने भाग जाने की सोच ली और वो सतारा से निकल गया। एसटी में उसने, एसटी जो स्टेट ट्रांसपोर्ट बसेस होती है उसमें उसको मार कर भगाया गया क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था। फिर उसने पैदल चल के कोल्हापुर तक, ये यात्रा है 72 माइल्स, यानी 72 मील की यात्रा है, जो सतारा से शुरू होकर कोल्हापुर तक ख़त्म होती है उसके घर तक। लेकिन रास्ते में उसको बहुत सारी मानहानि सहनी पड़ती है। पानी पीने के लिए मिलता नहीं, क्योंकि दलित जाति का बच्चा है तो कोई पानी नहीं पीने देता, खाने को कुछ नहीं है, ऐसे ही निकला हुआ है, पैरों में चप्पल नहीं है, जूता नहीं है, और ऐसे ही चल रहा है। और रास्ते में उसको ये औरत मिलती है जो अपने 6 बच्चों के साथ ऐसे ही चल रही है। ये ढेर जाति की औरत है जिसे स्पर्श करना तक सही नहीं माना जाता, यानी आप स्पर्श नहीं कर सकते, अस्पृश्य है बिल्कुल। तो उस औरत के साथ ये, जिसका नाम राधा का है, और ये अशोका है, जिसको अशोक नाम है उसका, लेकिन उसको आसुक्या बोलते हैं उस अपनी देशज भाषा में, वहाँ की जो क्षेत्रीय ग्रामीण भाषा है उसके अनुसार। और ये लड़का निकल जाता है उसके साथ जोड़ लेता है अपने आप को, और वो भी उसे अपना लेती है कि भाई बच्चा छोटा है, और उसकी जो 3 बेटियाँ और 3 बच्चे साथ में, जो 6 बच्चे साथ में चलते हैं, उन 6 बच्चों में से 3 बच्चों की रास्ते में मौत हो जाती है इसी दौरान। और एक ऐसा वक्त भी आता है कि इन बच्चों की भूख की खातिर उस औरत को अपनी देह भी देनी पड़ती है, जो कि बहुत ही दर्दनाक स्थिति है, बहुत ही अस्मिता को खोने की बात है। जिस औरत ने इतने सालों में कभी अपनी अस्मिता पे आँच नहीं आने दिया है, उसको इन 6-7 बच्चों की भूख के खातिर अपनी देह देनी पड़ती है। और बीच में उसके 3 बच्चे जाने के बाद भी बाकी जो बच्चे होते हैं उनको लगता है कि ये लड़का अपने साथ है, इसलिए हमारे साथ ये परेशानियाँ आ रही है। लेकिन ये औरत ऐसी है कि जो उसको बोलती कि नहीं बेटा तू अकेला है और तू हमारे साथ चल। वो पूछती, बाद में जब एक ऐसा मौका आता है, एक ऐसा पड़ाव आता है जहाँ उसको, उस लड़के को छोड़ना पड़ता है, तब वो कहती है कि आंसू क्या, रास्ते तो हर जगह जाते हैं, तुम्हें जिस रास्ते से जाना है वो रास्ता सामने पड़ा है, लेकिन संभल के जाना, क्योंकि ड्राइवर लोग जो होते हैं ना, वो कहीं से भी कुचल सकते हैं तुम्हें। रास्ता तो है, बहुत है, और तुम्हें अपनी राह तक, तुम्हारे अपने घर तक तुम्हें पहुंचा देगा, लेकिन संभल के जाना। ये एक ऐसी माँ की कहानी है जो बेटा न होते हुए भी, उसका अपना बेटा न होते हुए भी, जिसके प्रति अपनी ममता का पूरा आंचल उंडेल देती है, छां पूरी दे देती है। अब जब हम इस सत्र के शुरू होने से पहले सुलभा मैम के साथ बात कर रहे थे, तो मैम एक संकोच में थी कि बुनियादी तौर पर मैं तो मराठी भाषी हूँ
और अकादमिक भाषा लिखना या अनुवाद करना अलग बात होती है, और मंच के सामने हिंदी में बात करना अलग बात होती है। लेकिन आपको सुनते हुए कहीं पर भी ऐसा नहीं लग रहा है कि आपकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, तो ये बहुत ही सुखद बात है और वो किताब में भी दिखाई देता है। मेरा सवाल ये है कि अगर वो जो राधा है, राधा क्या है, वो नायिका जो उपन्यास की है, अगर वो दलित ना हो, केवल स्त्री हो, तो जो उसके साथ हो रहा है उस पूरे माहौल के दौरान, जिस तरह का उसे शारीरिक उत्पीड़न झेलना पड़ रहा है या बाकी चीज़ें उस 72 मील के दौरान हुई हैं, तो क्या वो इनसे मुक्त हो जाती, इनसे मुक्त हो पाती इनसे? बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है, और मेरे ख्याल से ये हर स्त्री के लिए लागू है। वो दलित हो या और कोई उच्च शिक्षित हो या फिर कोई बड़े पद पे कार्यरत हो, मुझे नहीं लगता कि ये जो यात्रा है वो किसी उस दलित औरत के हिस्से में ही नहीं आती, वो किसी भी औरत के हिस्से में आ सकती है। क्योंकि जब हम अभी कॉरपोरेट लेवल की बात करते हैं, महिलाएं पढ़ी लिखी है, बहुत बड़े बड़े पदों पर आसीन हैं। हमारे यहाँ तो यही कहा जाता है, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ महिला नहीं है। लेकिन बावजूद इसके आज भी दिमाग की जब बात आती है या पद की बात आती है, तो हम सोचते हैं यार इस औरत ने कुछ गड़बड़ी की है। हमारे यहाँ भी मीन्स, मैं तो कॉरपोरेट लेवल से हूँ, जब औरत बड़े पद पे पहुँच जाती हैं तो उसके साथ ये नहीं जोड़ा जाता कि वो कितनी कार्यप्रवण है, कितनी होशियार है, उसकी नेतृत्व कितना अच्छा है, ये नहीं कहा जाता। यार उसका तो होगा ही ना, ऐसे कहा जाता है। इसके पीछे मैं ये नहीं कहती हूँ कि ये पुरुष मानसिकता की बात है, लेकिन ये आजकल की बात नहीं है, सदियों से चली आ रही बात है, जहाँ हमने हर क्षेत्र में, हर फील्ड में, हर बात पर हमने स्त्री को इस तरह से देखा कि भाई उसका काम वही है बस, और कोई काम नहीं है। तो वो स्त्री दलित हो या सवर्ण हो या किसी उच्च जाति की हो, किसी भी औरत होती, और औरत के हिस्से में ये संतरास आता ही है, ऐसा मेरा मानना है। एक बहुत ही एक सैद्धांतिकी को आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ दिया है कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि स्त्री दलित है, उसका स्त्री होना ही काफ़ी है इस बात के लिए कि वो कहीं पर भी शोषण या उत्पीड़न का शिकार हो सकती है। और एक बहुत महत्वपूर्ण संकेतक आपने दिया है कि आप कॉरपोरेट में भी हायर लेवल पे हों, आप लीड कर रहे हो किसी टीम पे, तो वो टैग जरूर रहता है कि ज़रूर ये कहीं कुछ ग्रे शेड्स के साथ यहाँ तक पहुँची होगी। नज़रिया बदलता है बस, और कुछ नहीं होता। जी जी। जो प्रक्रिया है, अनुवाद की प्रक्रिया, थोड़ा सा उस प्रक्रिया के बारे में भी बताएं, क्योंकि जब हम लिखते हैं तो वो सृजना है, और जब हम अनुवाद करते हैं तो हम कहते हैं ये पुनः सृजन है, यानी सृजन का भी सृजन है। और चूँकि आपका जो लक्षित समूह है वो अपनी भाषा से भिन्न है या उसकी मांग उस मूल भाषा की संस्कृति से अलग है, तो इस चुनौती से पार कैसे पाया जा सकता है और आपकी अनुवाद की प्रक्रिया क्या है? सबसे बड़े तो बात यह है कि हम कहते हैं अनुवाद के लिए कि भाई एक बार आपने समझ लिया बात को, तो फिर आपको अपनी भाषा में उसके ढालना है और फिर उस भाषा में आपको लक्ष्य भाषा तक पहुंचाना है। लेकिन 72 मील के लिए मेरे लिए ये बड़ी चुनौती भरी बात थी। मैंने हामी तो भर दी थी कि मैं इसका अनुवाद कर रही हूँ और करना चाहूँगी, लेकिन आप यकीन नहीं करोगे 6 महीने तक मैं इसी सोच में थी कि मैं किस भाषा में इसका अनुवाद करूं। हिंदी में तो पूरी यदि हम ठेठ हिंदी या फिर खड़ी बोली में इसका अनुवाद करने जाएं तो वो हो नहीं सकता था, क्योंकि सही नहीं लग रहा था, उचित नहीं लग रहा था। यदि हिंदी की बोली भाषाओं में इसका अनुवाद करते तो भी ये उचित नहीं लग रहा था, क्योंकि परिवेश अलग था, माहौल अलग था, और जो ग्रामीणता का जो एक पुट था वो वहाँ नहीं आ रहा था, और परिवेश का भी पुट नहीं आता, क्योंकि ये महाराष्ट्र की उस गांव कस्बे की बात थी जो यूपी के या हिंदी भाषी क्षेत्र के गांव कस्बे से बिल्कुल अलग थी। तो 6 महीने मेरे इसी उधेड़-बुन में गए कि भाई क्या करूं, मैं कौन सी भाषा का इस्तेमाल करूं। काफ़ी लोगों के साथ मैंने चर्चा की, काफ़ी लोगों के साथ बातचीत की, भाई कैसे इसका अनुवाद कैसे, लेकिन सब लोग बोल रहे थे कि भाई आप देखो, आपको अनुवाद करना है, क्योंकि हम बता सकते हैं, हम ये नहीं कर सकते। और पता नहीं एक दिन मैं ऐसे बैठी रही, बात हो रही थी, और पता नहीं 2-3 लाइनें मैंने ऐसे कागज़ पे लिख दी, और मैंने बाद में फिर से पढ़ने के बाद मुझे मालूम हुआ कि मेरी अनुवाद की भाषा मुझे मिल गई है। हालांकि वो बिल्कुल हिंदी नहीं थी, मीन्स हिंदी इन द सेंस जिसको हम कहते हैं कि भाई ठेठ हिंदी है या शुद्ध हिंदी है या खड़ी बोली है, ऐसी कुछ नहीं थी।
काफ़ी मैंने उसके शब्दों को तोड़ मरोड़ दिया था, वाक्य विन्यास में भी काफ़ी मैंने परिवर्तन कर दिए थे, लेकिन बावजूद इसके वो भाषा अपनी सहजता को लेकर चल रही थी और हिंदी भाषियों के समझ में आने लायक थी। अच्छा, जो सांस्कृतिक अवरोध हैं उनसे कैसे पार पाया आपने? और सांस्कृतिक अवरोध एक बात हुई, दूसरी बात मराठी और हिंदी में जो लिंगों के प्रयोग को लेके जो अंतर है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को लेके जो अंतर है, तो उसको कैसे आपने एक सही दिशा दी? क्योंकि मराठी व्यक्ति जब बात कर रहा होता है तो उसको लगता है कि वो अपनी भाषा में जिस लिंग को जिस रूप में इस्तेमाल करता रहा है वो वहाँ पे सही है, लेकिन हिंदी में आके वो गलत हो जाता है। और वर्तनी को भी लेके, जैसे कुछ शब्द ले लीजिए तो आप बड़ी मात्रा इस्तेमाल करते हैं, समिति में आप माँ भी बड़ी मात्रा के साथ जाएगा। तो ये आपकी प्रैक्टिस का पार्ट था या हिंदी का अभ्यास इतना सघन था आपका? सही मायने में कहा जाए तो मैंने प्राथमिक लेवल पे हिंदी बिल्कुल पढ़ी नहीं है। मेरी शिक्षा 10वीं तक की जो हुई है उसमें मराठी भाषा थी और संस्कृत मैंने एक विषय लिया था, और जो बाद में जो ग्रेजुएशन या स्नातक की मैंने ले ली है, स्नातक किया है, वो इंग्लिश मीडियम में स्टैटिस्टिक और इकोनॉमिक्स में। तो हिंदी मेरा कहीं भी दूर दूर से कोई रिश्ता नहीं था हिंदी के साथ, माहौल भी नहीं था। लेकिन जनसत्ता के लिए एक लेख चाहिए था उनको, और उन्होंने कहा कि आप लिख के दे दीजिए। मैंने लिख के दे दिया लेख। उनको मेरी शैली पसंद आई लिखने की, और उन्होंने कहा कि आप लिखा कीजिए हमारे लिए। लेकिन उस लेख को मैंने देखा तो बहुत सारे लाल चिन्ह उसमें उभर कर आए थे। वही जो बड़ी मात्रा छोटी मात्रा की जो बात होती है वो सभी वही थी, और मुझे थोड़ी सी शर्म भी आई और मुझे लगा यार इस तरह से नहीं लिखना चाहिए ना, हमें कुछ। पर आप तो देखिए अर्थशास्त्री हैं, बैंकर हैं, तो और मराठी मूलतः मराठी भाषी हैं, जनसत्ता आपसे लेख लिखवा रहा है तो इस पे तो जनसत्ता वालों को खुश होना चाहिए था कि एक अर्थशास्त्री बैंकर हिंदी में लिख के भेज रही है। ठीक है। नहीं, वो तो उन्होंने सब गलतियाँ दुरुस्त की, सब कुछ किया, बट मेरे लिए वो ऐसी बात थी कि भाई नहीं, ये भाषा हमें अच्छी तरह से सीखनी चाहिए। तो मैंने फिर एमए के लिए एडमिशन, हिंदी भाषा में एमए करने के लिए एडमिशन लेने की बात सोची, लेकिन मुंबई यूनिवर्सिटी ने कहा कि भाई आपकी पूरी फैकल्टी चेंज हो रही है, आप कैसे आ सकती हो, आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। फिर 5-7 किताबें उन्हें हमें दे दी, हमने ले ली, एंट्रेंस एग्ज़ाम दी, फिर एमए किया, और एमए में भी फर्स्ट क्लास मिला हमें। और फिर जो लिखने का जो शुरू हुआ वो अभी तक जारी है। जनसत्ता की इसमें अहम भूमिका है, क्योंकि जनसत्ता के लिए हमने 4.5 साल तक एक ही विषय पे कॉलम चलाया था, और उसके बाद फिर कोई ऐसा हिंदी का अखबार हो या पत्रिका हो जिसमें हमने नहीं लिखा हो। तो हमारे लिए ये गर्व की बात है कि हिंदी भाषियों ने हमें स्वीकार कर लिया। स्त्री के ऊपर इसमें ही कॉलम मैं चल रहा था। ये बताना चाह रहा था, जो मैम का टॉपिक था, देखिए ये अद्भुत यात्रा है। बुनियादी तौर पे एक अर्थशास्त्री, एक बैंकर, और वो लगाव कहिए या जिद कहिए, और शायद आपने जिक्र किया था कि आपका विवाह हो गया था, दोनों बच्चियां हो गई थी, और आप मैंने एमए के लिए उसके बाद आपने हिंदी में एमए किया और पीएचडी की। तो हिंदी सिनेमा में जो स्त्री की जो यात्रा है, स्त्री की जो यात्रा है, उस पे पीएचडी की। तो गाइड ने कहा कि भाई 1911 से हाँ, नहीं, मेरी जो पीएचडी की थीसिस है भारतीय समाज, हिंदी सिनेमा और भारतीय स्त्री। हाँ, जो शुरुआती फिल्में आई तब से लेके 2012 तक लगभग 100 साल का टाइम पीरियड, स्पान कितना बहुत लंबा है था, क्योंकि तो पाषाण युग की स्त्री से लेकर मैंने 2010 तक की स्त्री को उसमें समेट लिया था। मतलब आप काम की उस तरह से महत्ता देखिए कि अपने फुल टाइम, और अभी कॉर्पोरेट में सीनियर लेवल पे एक व्यक्ति, खास तौर से जो नए बच्चे हमारे पीछे बैठे हैं या कुछ पीएचडी स्कॉलर्स हैं, पीजी के स्टूडेंट्स हैं, तो वो इस बात को ज़रूर देखें, समझें कि एक बहुभाषी, चेतना संपन्न, संवेदनशील रचना कर्मी एक लेखिका हमारे सामने हैं। वो प्रेरणा के रूप में भी हमारे सामने हैं। मैं दोबारा किताब पे आता हूँ। अशोक वटकर साहब जो मूल इसके लेखक हैं और संस्कृत के प्रोफेसर रहे हैं, वो भी कई जगह अपने जो व्यक्तिगत जीवन में उन्होंने जिस तरह के संकट झेले या अस्पृश्यता झेली, और इस किताब में भी बार बार वो उभर के आती है। तो एक अच्छी बात लेकिन आखिर में उनके लेखन में उभरती है, वो ये कहते हैं कि आपको खुद पार पाना है इनसे ना, इन चीज़ों से। आपको हमेशा वो दलित टैग लिए नहीं घूमना है,
आपने हमें पता है सोसाइटी में वो 99% लोग वही हैं जो आपको उस फ्रेम में देख रहे हैं, लेकिन 1% जो इस किताब में वो जो गुंडा बदमाश है जो मदद करता है उस दलित महिला की, और आखिर में वो बच्चे जब अच्छे इंसान के तौर पे देखते हैं तो वही गुंडा उनकी निगाह में रहता है कि उसने मदद की थी जब कोई मदद नहीं कर रहा था। जिसको सोसाइटी मिल के मार डालती है वो उनके जहन में नायक है। तो ये जो चेतना में बदलाव का मामला है जहाँ अशोक वटकर साहब लेके आते हैं, तो आप इससे कितनी सहमत हैं कि एक दलित हमेशा दलित है, वो उसकी चेतना का स्तर भी विकसित हुआ है, उसका सामाजिक स्तर भी विकसित हुआ है, उसकी राजनीतिक पहुंच भी बढ़ी है और वो उन चीज़ों से उबर भी आया है, लेकिन उसको क्या हमेशा उसी घेरे में रहना चाहिए या उससे बाहर आ जाना चाहिए? और मेरे सवाल के विकल्पों से आप प्रभावित मत होइएगा, आप अपनी बात इन तीसरे विकल्पों से परे भी कह सकते हैं। नहीं, बहुत सही सवाल आपने पूछा है। हालांकि दलित समाज की ये जो यात्रा है 72 मिल के, हालांकि दलित समाज की नहीं है, किसी भी व्यक्ति पर ये आ गुजरती है या बीत सकती है। अशोक वटकर जी की बात करें तो बहुत ही कम उम्र में इस आदमी का देहांत हुआ, 50 साल की उम्र में ये गुजर गए हैं और दलित जाति के थे लेकिन संस्कृत के प्रोफेसर रह चुके हैं और औरंगाबाद यूनिवर्सिटी में रहते हो पढ़ाया करते थे और बहुत ही संवेदनशील आदमी था, लेकिन अपनी बातों को लेकर बहुत ही पुख्ता आदमी था। इसलिए जब भी उन्होंने कहा कि भाई दलितों को बाहर निकलना है इस समाज के तबके से, या इन्होंने जो भी समाज ने उन पर लादा है, तो पढ़ाई के अलावा और कोई शिक्षा के अलावा और कोई चीज़ होती नहीं है। लेकिन अभी मैं जब भी अभी देखती हूँ, हालांकि पत्रकार होने की बात कहिए या फिर जो हम कॉरपोरेट क्षेत्र में रहते हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें बदल चुकी हैं। अभी तो ये वो सवाल भी नहीं रहा कि आप दलित हो या नहीं, लेकिन बावजूद इसके कुछ लोगों के मन में अभी भी ये है कि भाई हम दलित हैं इसलिए हमें तकलीफ़ दी जा रही है, तो हमें ये मिलना नहीं चाहिए, हमें ये मिलना चाहिए था जो हमें मिला नहीं, तो हमें ये छीनना चाहिए। तो एक बार ऐसे ही एक बहस में मैंने कहा कि भाई छीनने की बात आप क्यों करते हो? जो गया गया, गुजर गया ज़माना, आप उस ज़माने को तो वापस ला नहीं सकते, लेकिन अभी आपको काफ़ी कुछ सुविधाएं दी गई है, सरकार द्वारा दी गई है, लोगों की मानसिकता ने भी दी है। आप शिक्षा से बहुत सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हो और वो छीनने के बजाय आप अपने इससे प्राप्त कर सकते हो अच्छी तरह से अच्छी चीज़ें, और आपने प्राप्त कर लिया। अभी आप प्रोफेसर हो, तो ये प्रोफेसर होना कोई कम बात नहीं है ना। आप पढ़े लिखे हो तभी आप प्रोफेसर बने हो, और आपको इसलिए भी सुविधा दी गई है कि आप दलित हो, तो आपको पहले इसमें सुविधा भी दी गई है कि आप कम मार्क्स हो या आपको आरक्षण दिया गया है। तो इन चीज़ों का फ़ायदा उठाकर यदि आप अपनी गत से निकल जाओ तो मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। इस किताब के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात है जो आप सब लोगों को आश्चर्यचकित कर देगी। ये किताब लेखक ने 2.5 दिन में लिखी है और अनुवादक ने 1 महीने में उसका अनुवाद किया है। और उससे भी महत्वपूर्ण एक तीसरा तथ्य जो मैम ने शायद संकोचवश कहा नहीं, 1 दिन में मैम ने पढ़ी है और 1 दिन में नोट्स बनाए हैं। तो आप सोचिए कि ये सच में भावनाओं का जो उद्वेग रहा होगा वो इतना तीव्र था कि उसने मनुष्य की सीमाओं को अतिक्रमित किया है। इसके अनुवाद करते वक्त सबसे बड़ा चैलेंज आपने क्या महसूस किया? और संक्षेप में उत्तर मत दीजिए मैम, क्योंकि मैं प्रश्न लिख के नहीं लाया हूं, मैंने आपसे पहले कहा था उत्तर विस्तृत दीजिएगा। नहीं, मैंने पहले भी कहा कि इस किताब ने मुझे रुलाया भी, गुस्सा भी दिलाया, कभी आंखों से आंसू आए, कभी सोचने पर मजबूर भी किया, पढ़ते समय भी और अनुवाद करते समय भी। अनुवाद जब पूरा हुआ तब भी मुझे ऐसे लग रहा था कि नहीं यार कुछ तो छूट गया है। फिर से दूसरी बार पढ़ा गया, फिर डॉक्टर गजानन चौहान करके प्रोफेसर है, उनके पास मैंने पढ़ने के लिए दिया। उन्होंने भी काफ़ी तारीफ़ की, उन्होंने कहा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी तरह से आपने अनुवाद किया है और एक गति को आपने कायम रखा है। और हम लोगों की जो यदि समझने की बात है, जैसे हिंदी भाषियों की, तो हम समझ रहे हैं, इसको अच्छी तरह से समझ रहे हैं। और मुझे इस बात का जब अच्छा लगा जब डॉक्टर तिवारी जो साहित्य अकादमी के अध्यक्ष थे, उनके पास ये हमारे प्रकाशक ने ये किताब भेजी थी शायद, और मेरे ख्याल से सुबह 9 बजे उनका मुझे ऑफिस में फ़ोन आया कि मैं तिवारी बोल रहा हूँ, डॉक्टर तिवारी बोल रहा हूँ, आप सुलभा कोरे जी हैं? मैंने बोला हाँ। तो मैं साहित्य अकादमी के अध्यक्ष तिवारी बोल रहे हैं। मैं थोड़ी सी डर गई, मैं उस वक्त तो छोटी भी थी ना, थोड़ी सी उम्र में भी और इसमें भी, तो थोड़ी डर भी गई थी, थोड़ा सा हिचक भी महसूस हो रही थी कि क्या किस लिए फ़ोन किया है। तो मुझे बोले ये 72 मील का अनुवाद आपने किया है?
मैंने बोला हाँ सर मैंने ही किया है। मैंने बोला, कुछ गलती हुई क्या? तो बोले नहीं नहीं, अरे क्या अनुवाद किया आपने, मैंने रात में पढ़ा है और मैं सोच रहा था आपको फ़ोन करूँ रात को ही, लेकिन मैंने सोचा कि एक लड़की को फ़ोन करना इतनी रात गई तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए सुबह सुबह आपको फ़ोन कर दिया मैंने। और उसके बाद उन्होंने बेतियाता में रहते थे वो, तो वहीं से दस्तावेज के इस पे उन्होंने मुझे पत्र भी लिखा, 2 पन्नों का पत्र लिखा कि अनुवाद उन्हें किस तरह से पसंद आया। डॉक्टर जगदम्बा प्रसाद दीक्षित, डॉक्टर विश्वनाथ सचदेव, इन्होंने भी पढ़ने के लिए लिया और बाद में खुद होके उन्होंने उसके लिए अपनी भूमिकाएं भी दी। तो मेरे ख्याल से इस कथ्य का वो सामर्थ्य है, सार्थकता है, जिसने उन लोगों को भी मेरे ख्याल से प्रभावित किया है। और मैं इसमें ये जो मूल लेखक की जो पंक्तियां हैं वो मैं पढ़ना चाहता हूं। उसमें भाषा के फ्लो में जो भाषा का प्रवाह है उसका भी अनुमान होगा और जो इसकी सैद्धांतिकी है उसका भी एहसास होगा। जो अशोक वटकर साहब लिखते हैं, इसका जो मराठी नाम है 72 मैल है। तो 72 मैल पढ़ने के पश्चात पाठकों के मन में एक सवाल पैदा होता है कि इस कलाकृति को दलित कहा जाए या नहीं। इस कलाकृति में राधा नामक जो स्त्री है, मैंने उसके दुखों को जानबूझकर विस्तृत रूप से बताया है। यह स्त्री सिर्फ अपघात से दलित थी। एक बार श्री भटकल और मैं चर्चा कर रहे थे, तब यह मुद्दा चर्चा में आया कि यदि राधा ब्राह्मण होती तब भी 72 मील की उस यात्रा में उन लोगों ने जो कुछ भयावह भोगा उसकी आँच कम नहीं होती, क्योंकि दुख, तकलीफ, भूख, अभिशाप सर्वत्र समान होते हैं। उनमें जाति भेद और लिंग भेद नहीं होता। यह महत्वपूर्ण बात है। आप भाषा के प्रवाह को देखिए, कहीं ऐसा नहीं लगेगा किसी और भाषा से आया है। और उस मूल लेखक के जो जिसे कहते हैं कि सा विद्या या विमुक्त है, वो विद्या है जो मुक्त करती है, वो मूल लेख। और 50 साल की उम्र में अशोक वटकर साहब का देहांत हो गया। वो व्यक्ति जीवन के सारे संतरास भोगने के बाद उस जगह मुक्त अवस्था में इस बात को लिख रहा है कि जब मुझसे पूछा जाता है कि ये रचना दलित है या मेरा लेखन दलित है, तो कहता है कि नहीं, ये उन सब लोगों की है जो अपने जीवन में दुख पीड़ा भोग रहे हैं, वो सब का साझा है। जो हमारे यहाँ कुछ पीजी के स्टूडेंट्स हैं और रिसर्चर हैं, अनुवाद के संदर्भ में कुछ बातें आप शेयर करना चाहें उनसे कि किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर चूँकि यहाँ तो भाषाएं एक परिवार की हैं, मराठी हिंदी का परिवार एक है, तो एक परिवार की भाषाएं होने की स्थिति में और एक परिवार से भिन्न भाषाएं होने की स्थिति में, जैसे अगर तमिल और हिंदी में अगर अनुवाद हो रहा है तो द्रविड़ और भारोपीय भाषाओं के अनुवाद की स्थिति में और एक परिवार की भाषाओं के अनुवाद की स्थिति में किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, या कौन सी बातें हैं जो नए अनुवादकों की मदद कर सकते हैं? एक अनुवादक के रूप में मैं बात करूंगी। ये तो ठीक है कि हिंदी मराठी एक ही इसकी परिमाण, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि आपको मूल कृति के साथ आपका भावावेश, आपका मानसिकता, आपकी भाषा की जो सहजता है वो मिलनी चाहिए। आप उसको संवेदनशीलता के साथ आपको उस कृति के साथ जुड़ना पड़ता है सबसे पहले, फिर उसको समझना, अपने आप में लेना और फिर उसको व्यक्त करना, अभिव्यक्त करना। ऐसा मेरा मानना है ये सब चीज़ों को लेकर। और हम जब पारिभाषिक या फिर क्षेत्रीयता की बात करते हैं या फिर भाषा के विभिन्नता की बात करते हैं, तो उस मूल भाषा का जो परिवेश है, मूल भाषा की जो भावनिकता है, संवेदनशीलता है, और वो जो पूरी तरह से जो क्षेत्रीयता होती है उसको समझना और फिर उसमें उसको अपने में शामिल करके फिर लक्ष्य भाषा तक पहुंचना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ऐसा मेरा मानना है। हम तो कहते हैं कि भाई हाँ, पहले जान लो, समझ लो और फिर बाद में उसको अभिव्यक्त करो। तो जानने समझने की जो प्रक्रिया है वो जितनी संवेदनशीलता के साथ आप करते हो, उतनी संवेदनशीलता के साथ उसका अभिव्यक्त हो जाना भी सार्थक हो जाता है। अन्यथा आपने पढ़ लिया, आपने अनुवाद कर दिया, वो काम तो चैट जीपीटी भी करता है, आजकल तो एआई भी आया है। लेकिन संवेदनशीलता के साथ जब आप उतर जाते हो उस धरातल पर, तब एक अच्छी चीज़, एक अच्छी कृति आपके सामने आती है जो नए परिवेश में होती है, नई बात के साथ होती है और नवी संवेदनशीलता के साथ होती है। आपने जैन एआई का जिक्र किया। अब ये एक बड़ा सवाल ये है कि अभी भारत की 25 भाषाओं में जितने भी
प्रमुख जैन एआई इस वक्त भारत में फ्री उपलब्ध हैं, चाहे वो चैट जीपीटी हो या ग्रोक हो या डीप सीक R1 हो, जो भी, वो भारत की 25 भाषाओं में तो समानांतर अनुवाद उपलब्ध करा रहे हैं। और अभी गूगल पिक्सल इंट्रोड्यूस हुआ है, तो मैं सपोज मराठी नहीं जानता और आप सपोज हिंदी नहीं जानती, और हमारे पास वो डिवाइस है, और सपोज हम ये माने कि सामने बैठे जो विद्वान हैं, वाजपेयी सर हैं, सुरेखा डंगवाल मैम हैं, ये सब अलग अलग भाषाओं के हैं, और मैं उस इंस्ट्रूमेंट पे बात कर रहा हूँ, तो आपने मोड मराठी का दबाया हुआ तो आपको मराठी सुनाई दे रही है, सर ने संस्कृत का दबाया मोड सेलेक्ट किया हुआ तो संस्कृत सुनाई दे रही है, मैम ने पाली का ऑप्ट किया हुआ तो पाली सुनाई दे रही है। टेक्नोलॉजी के इस दौर में ये बातें कितनी प्रासंगिक या रेलिवेंट रह जाएंगी कि अनुवादक की संवेदनशीलता, सांस्कृतिक मुद्दों को समझने की बात, जब टेक्नोलॉजी इतने एडवांस लेवल पे कर पा रही है, तो टेक्नोलॉजी किस तरह से इसको लाभ देगी और किस तरह से नुकसान पहुंचाएगी? नहीं, टेक्नोलॉजी लाभ तो अवश्य दे रही है, अभी भी दे रही है, लेकिन वही मैंने कहा ना कि जिस चीज़ को इंसान समझता है, जिस चीज़ को महसूस करता है, वो तो आपका एआई भी नहीं कर पाएगा ना कोई रोबोट कर पाएगा। हालांकि ये सब चीज़ें इंसान ने ही निर्माण की हैं, इंसान ने ही बनाई हैं, लेकिन इंसान परिपूर्ण तो हो नहीं सकता सभी चीज़ों से, तो गलतियाँ वहाँ भी रह जाती है, गलतियाँ यहाँ भी हो जाती हैं, लेकिन यहाँ मौका होता है कि आप उस गलतियों को सुधार लो, वहाँ वो मौका होता ही नहीं है। और मेरे ख्याल से जो चीज़ें भावनिकता के साथ की जाती है ना, वो बड़ी अहमियत पा लेती है। मशीनी तौर पे तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती है और होगी भी, और आजकल के ज़माने में तो अनुवाद आपको यूं ही मिल जाता है, लेकिन यदि आप उसकी तुलना करने जाएंगे, आप कंपैरिजन करने जाएंगे, तो आपको समझ में आएगा, अरे नहीं यार, यहाँ कुछ तो मिसिंग है, ये सही नहीं लग रहा है, ये उचित नहीं लग रहा है, यहाँ ये पर्याप्तता नहीं है। तो ये सब चीज़ें टेक्निकली हो जाएगी, और टेक्निक का कितना फ़ायदा हमें करके लेना है, कितना इस्तेमाल करना है, हमें तय करना पड़ेगा, क्योंकि अंतिमतः जो निकलने वाली है, जो आउटपुट है, जो चीज़ बाहर आने वाली है, वो हमारी ओर से आने वाली है। टेक्निकल चीज़ों को हम अपना सकते हैं, आसान करने के लिए अपना सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अंतिमता उस पर जो निर्णय लेना है, उसको जो अंतिम स्वरूप देना है, वो हमें ही देना होगा। जब भी किसी साहित्यिक कृति की बात करते हैं तो एक बड़ी चुनौती ये है कि वो पाठक उसके साथ अपने आप को साधारणीकृत कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। एक पहली बात, अगर साधारणीकृत कर पाया तो उसका कैथार्सिस या विरेचन भी उसका हो जाएगा। जिस तरह की पृष्ठभूमि से आप आती हैं, एक अच्छे पढ़े लिखे परिवार से, खुद भी पढ़ी लिखी, एक बड़े पद पे, जब आप इसका अनुवाद कर रही हैं तो राधाखा जो है वो कहाँ तक आपकी संवेदना को झकझोर पाती है, या वो बिंदु क्या है कि जहाँ वो आपके साथ साधारणीकृत हो पाती है? क्योंकि पृष्ठभूमि में तो कोई साम्य है ही नहीं, कहाँ एक दलित स्त्री शोषित होती हुई और कहाँ एक एम्पावर्ड, एक सशक्त स्त्री जो मुंबई में एक बड़े कॉरपोरेट ऑफिस में बैठती है। तो दोनों के मिलने का पॉइंट क्या है, उनकी संवेदना का मिलन बिंदु क्या है? सर, ये वर्तमान की बात है, इस औरत ने भी वही संतरास भोगा हुआ है बचपन में। आप समझ सकते हैं कि जब पिता नहीं रहे बचपन में और माँ बिल्कुल घरेलू हो, और आप किसी कोंकण के किसी दूर दराज कस्बे में पढ़े लिखे हो, और वहाँ से यहाँ तक पहुँचना है आपको, तो कितने संतरास, कितनी तकलीफ़ों को अपना भोगा होगा, वो आप समझ सकते हैं। और मैं तो क्षत्रिय हूँ वैसे भी, और हमारे में एक ये है कि बहुत लड़की थोड़ी सी बड़ी दिखने लगी तो शादी कर दी जाए। तो ऐसे में जब होता है तो हमारे तो पिताजी ने तय कर लिया था, 7वीं तक पढ़ लिख लिया बच्ची ने, बस हो गया, शादी कर देते हैं। लेकिन मेरे मामा जी थे जो बोले नहीं नहीं नहीं, इसको पढ़ने दीजिए, बहुत होशियार है, अच्छा पढ़ ले रही है। तो हमारी पढ़ाई की यात्रा वैसे आगे बढ़ी, और पिताजी जल्दी गुजर जाने के बाद उसको तो हमने अपने बलबूते पे उसको आगे बढ़ा दिया। लेकिन स्त्री किसी भी क्षेत्र की हो, किसी भी तबके की हो, जो संतरासी को भोगने पड़ते हैं या सहने पड़ते हैं, उसकी मात्रा कम ज़्यादा हो सकती है, उसकी गंभीरता कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन तकलीफ़ तो है ही। और वो तकलीफ़ जब आप झेलते हो तभी आप इसलिए मैं बोलती हूँ कि मैं सेक्सुअल हैरेसमेंट रिड्रेसल कमेटी जो होती है वर्क प्लेसेस में, 35 साल मैंने वहाँ भी काम किया है एज अ मेंबर सेक्रेटरी। मैंने वो भी संतरास देखा है, जो कामकाजी महिला है, जो कमाती है
और स्वतंत्र रूप से कहती है कि भाई मैं स्वतंत्र हूँ, लेकिन कहाँ तक, किस हद तक, ये सोचने लायक बात है। आज भी, पहले तो थी ही, लेकिन आज भी ये बात है। क्योंकि जब हम पूछते हैं किसी स्त्री को भाई क्या चाहते हो आप, तो मेरे ख्याल से हर एक स्त्री का एक ही जवाब होगा कि एक इंसान के रूप में हमें अहमियत दी जाए, मानवता के रूप में, एक मानव के रूप में। मैं ये नहीं कहूँगी कि कंधे से कंधे मिलाकर हम समानता के राह पर चल रहे हैं, लेकिन एक इंसान के रूप में जो अहमियत, जो महत्व, जो पहचान औरत चाहती है, मेरे ख्याल से आज भी उसे वो मिली नहीं है। सबकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन बहुत कम औरतों को वो मिलती है, और जिनको नहीं मिलती है उन्हें वो पहचानती है कि भाई नहीं मिली है अभी तक। आपकी इस बात पे कोई भी कमेंट करना इसलिए मुश्किल है कि एक समर्थ स्त्री उन अंधियारे पक्षों की तरफ साफ साफ संकेत कर रही है जिनसे लगभग हर वो स्त्री गुजरती है जो आज बड़े पद पे और एक प्रतिष्ठा के साथ बैठी हुई है। शायद पुरुष उस चीज़ को उस रूप में महसूस नहीं कर सकता। इसके लिए तो आपको जितना साधुवाद दिया जाए उतना कम है। मेरी एक जिज्ञासा ये थी कि आपने जो कोंकण के गांव का इलाका है, वहाँ की जो एक सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियाँ होती हैं, जब आप हिंदी पाठकों के लिए उन्हें प्रस्तुत करने जा रही थी, तो तब कोई ऐसा रोल मॉडल आपके पास था कि आप कोंकण के इस इलाके के गाँव में की परंपराओं को अगर उत्तर भारत के इस गांव की परंपरा के साथ जोड़ेंगी या उनमें कोई समन्वय ऐसा उनको समावेशित करेंगी तो वो ज़्यादा प्रभावपूर्ण हो पाएंगी? ऐसा कुछ आपने किया है कि अनायास ही हुआ है सब ना? नहीं, मेरे लिए मैं कहूँगी कि मेरे आसपास की सभी औरतें मेरे लिए रोल मॉडल थी। मेरी माँ, मेरी चाची, मैं तो कहूँ कि हमारे घर में जो काम करने वाली थी वो भी हमारे लिए रोल मॉडल ही है। क्योंकि जब आप कष्ट करके कुछ आगे बढ़ना चाहते हो, तो जिन कष्टों से, जिन परिस्थितियों से आप आगे बढ़ते हो, वो परिस्थितियाँ बहुत मायने रखती है। और ज़रूरी नहीं है कि वो राधा का ही हो। वो राधा का तो बेचारी भुगत ही रही थी, क्योंकि उसके पति को जेल में डाल दिया गया था, 6 बच्चे उसके साथ थे, और समाज की मानसिकता अलग होती है। और एक दलित औरत जब जाती है, आगे बढ़ती है इस तरह से, तो उस पर किस तरह से तकलीफ़ें थोपी जाती है या लादी जाती है, या तो किस नज़रिए से देखा जाता है। मैंने यही कहा ना कि उस वक्त की बात है, ये तो 50 साल पहले की बात है, या फिर या 50 साल पहले की बात है। आज भी उन नज़रों में या नज़रिए में कोई ख़ास परिवर्तन आया है, ऐसा मुझे नहीं लगता। हालांकि औरतें बिल्कुल बुलंद हो गई हैं, बिल्कुल बुलंद हो गई हैं, अपने हक के लिए लड़ रही है और ले भी रही है। कभी कभी मुझे लगता है कि थोड़ी औरतें ज़्यादा ही बुलंद हो गई है, कभी कभार लगता है। बहुत धन्यवाद। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि 5-6 महीने में शादी हो जाती है और 5-6 महीने में लड़की वापस आ जाती है और कहती है कि हमसे जम नहीं पा रहा है। भाई क्या जम नहीं पा रहा है, कहाँ अटक रहा है मामला, वो बता नहीं पाती कहाँ अटक रहा है। तो ये लगता है कि कुछ ज़्यादा बुलंद होने की दिशा में ये प्रस्थान चल रहा है। लेकिन ज़्यादातर औरतें हैं वो इस मसले को लेकर अभी भी, खुद की पहचान को लेकर अभी भी मेरे ख्याल से टटोल रही है। इस कृति की का जो सार है वो 2.5 लाइन में मैं पढ़ देता हूँ, और मैं डॉक्टर साहब से निवेदन करूँगा कि इसकी व्याख्या अपनी दृष्टि से करें। क्योंकि जो अशोक है, जब वो अपनी मंजिल पे पहुंच गया, ठीक है वो दलित है लेकिन उसके फादर एमएलए हैं, वो 13 साल का बच्चा जब अपने गांव पहुंच गया, तो एक जो पीड़ित दलित महिला है वो उस बच्चे को गांव के मुहाने पर छोड़ के अपने आप पीछे हट जाती है और धूल में खो जाती है। तो ऐसा इसकी जो पंक्तियां हैं एग्जैक्ट वो जो सार उसका है, जब रास्ता समाप्ति की ओर है और आसुक्या अपने गांव पहुंचने वाला है तो विदाई हो जाती है। राधाका अपने बच्चों के साथ पीछे हट जाती है, उनके जाने का दृश्य दूर से धूल में खोता जाता है, अशोक अपने घर पहुंच जाता है। तो अशोक तो घर पहुंचता है, लेकिन राधा के जीवन की धूल खत्म नहीं होती। बिल्कुल नहीं।
इस पे आपकी बस एक आपका कमेंट इस पे। नहीं, ये बिल्कुल सही कहा आपने। और मेरे ख्याल से अशोक ने बाद में भी उनको ढूंढने की काफ़ी कोशिश की, क्योंकि जिस ममता की छाव ने उसे महसूस किया था, छाव को उसने महसूस किया था, जिस ममता को उसने महसूस किया था, वो उसको बार बार याद दिला रही थी उस औरत की। तो उन्होंने बाद में, बड़े होने के बाद में भी उसे ढूंढने की कोशिश की। लेकिन मेरे ख्याल से जो औरत इतनी तकलीफ़ों से, संतरास से, दुखों से खुद को आगे बढ़ा रही थी वो अपने बच्चों के साथ, उसका खो जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। और मेरे ख्याल से समाज के इस धूल भरे माहौल में या फिर धूल भरे रास्ते पर उसका खो जाना कोई बड़ी बात नहीं थी। तो कहाँ खो गई राधा का, ये तो न तो अशोक बता पाए न हम बता पा रहे हैं। लेकिन इतना तो एक वो प्रतीक है, हाँ, एक प्रतीक है स्त्री जाति का। कि वो प्रतीक है कि वो सब कुछ आपको जीवन की उस राह पे खड़ा करके और वहां से धूल में खो जाती है, उसे प्रतीक के तौर पे हम लोग Yes, ले ये सकते वही स्त्री की वही तो खासियत है ना। स्त्री, आप वैसे भी, आप सभी सुधीजनों को मैं क्या बताऊं ज़्यादा, लेकिन स्त्री वैसे भी क्या करती है, अपना पूरा घरदार छोड़ के, मैका छोड़ के, बड़े होने के बाद जैसे पूरा पेड़, बढ़ा हुआ पेड़ उखाड़ के किसी और दूसरी जगह पे लगा दो, उस तरह से वो अपने मैके से निकल के ससुराल आ जाती है, ससुराल के पूरे माहौल में खुद को ढाल देती है, फिर वही उसका घर हो जाता है, उसका जीवन साथी उसका अपना हो जाता है। फिर बच्चों को पालती है, 9 महीने तक बच्चों को अपने गर्भ में पालती है, फिर उनको जन्म देती है, उनको बड़ा करती है। फिर कभी कभी ऐसी स्थिति भी आती है कि माँ बाप को भूल जाते हैं बच्चे। इस चर्चा को हम यहीं विराम देंगे। और मैं चूँकि यहाँ जितने जो प्रबुद्ध और विशिष्ट लोग हैं, चूँकि पहली बार सुलभा कौरे मैम यहाँ वैली ऑफ वर्ड्स के मंच पर हैं, पहली बार उत्तराखंड आई हैं, तो हमारी अग्रिम पंक्ति में हमारी दोनों यूनिवर्सिटी की माननीय कुलपति प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल जी हैं, साथ में प्रोफेसर चेतना जी हैं, वहीं दोनों यूनिवर्सिटी में ही बहुत ही प्रसिद्ध लेखिका सुधा जुगरान जी हैं, अनुराधा जी हैं, और हमारे सबके सर्वे सर्वा और जहाँ भी गाड़ी फंसी हो वहाँ के बहुत ही मर्मज्ञ चालक हमारे आदरणीय वाजपेयी जी हमारे साथ में हैं। मैं इसलिए परिचय करा रहा हूँ कि ये एक अवसर है कि हम मैम भी रूबरू हों कि यहाँ के हमारे दून के समाज के का कौन सा वर्ग आपको सुनने आया है। योगेश जी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ लंबे समय काम करते रहे हैं। डॉक्टर पवन लालचंद जी बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के। पीछे प्रोफेसर नोटियाल मैम बैठी हैं, अब IAS अकेडमी में प्रोफेसर थी। इधर हमारे सारे जितने मित्र हैं, आप बराबर में डॉक्टर अनिल भारती जी हैं जो दूरदर्शन के कार्यक्रम प्रमुख हैं। मैं सारे मित्रों का यहाँ स्वागत करता हूँ। और अगर कुछ आपकी तरफ से कोई वैल्यू एडिशन हो, कोई कमेंट हो या सवाल हो, उसका ज़रूर स्वागत है, क्योंकि हमारे पास अभी 7 से 8 मिनट बची हुई हैं। अन्यथा तो आखिरी के 2 मिनट में होने वाला सम्मान सत्कार आदरणीय सुलभा कौरे जी को प्रदान किया जाएगा। आपकी तरफ से कोई कमेंट आए या जी सर प्लीज़। नमस्कार मॅडम, आपला खूप खूप अभिनंदन। धन्यवाद, पुस्तक आभार, लिहिल्यावरून। मनापासून आभार। आणि अब मैं हिंदी में बोलूँगा। आपको हिंदी साहित्य मराठी में बोलिए सर, नहीं समझने की कोशिश करते हैं मराठी में। अब बाकी लोगों को समझ में नहीं आएगा ना, इसलिए हाँ नहीं, मैं बोलूँगा। हिंदी साहित्य और मराठी साहित्य में आपको क्या फ़र्क नज़र आता है? और मराठी साहित्य क्या हिंदी के नज़दीक आ सकता है? आपको मतलब फ़र्क क्या नज़र आता है इनमें? मराठी साहित्य की जो प्राचीनता है वो हिंदी से भी ज़्यादा है, ये मैं मानती हूँ। और इसमें बहुत अच्छे प्रयोग भी हुए हैं, नई नई बातें हुई हैं। दलित साहित्य विमर्श जो है वो मराठी से ही शुरू हुआ है, ऐसा मेरा मानना है। वाजपेयी जी से ये कह सकते हैं, बट मराठी ने इसकी शुरुआत की पहली बार, ऐसे मुझे लगता है। और रही बात हिंदी साहित्य की, हिंदी साहित्य का आसमान बड़ा विशाल है, क्योंकि 70% लोग हिंदी जानते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, बोलते हैं। और मराठी का उस मामले में उनकी तुलना में कैनवास छोटा है, बट मैं कहूँगी कि मराठी की जो साहित्यिक यात्रा है काफ़ी तगड़ी है। नाट्य का क्षेत्र जो है, नाटकों का बहुत विस्तृत है, बहुत नए नए प्रयोग इसमें हुए हैं। और आप यदि 50 साल पहले भी जाएंगे
तो मराठी में नाटकों की जो बात है वो आज भी आपको ऐसे लगती है कि भी आज के वर्तमान की बात है। साहित्य के यदि यदि कहानियों के परिवेश में आप जाएंगे तो वहाँ भी मराठी बहुत सक्षम है। हिंदी में नए नए प्रयोग का अभी हो रहे हैं काफ़ी अच्छे से, लेकिन मेरे ख्याल से अभी भी कुछ नए प्रयोग की गुंजाइश यहाँ काफ़ी है, क्योंकि ज़्यादातर साहित्य में फिक्शन को बहुत अहमियत दी जाती है, ये मैंने देखा है। कहानी हो, कविता हो या फिर उपन्यास हो, जो हमारी मेरे ख्याल से कल्पनाशीलता पे आधारित होती है। कहानी कविताएं तो होती हैं, हाँ उसको वास्तविकता का भी आधार होता है, ठोस धरातल भी होता है, बट ज़्यादातर हम उसे मोड़ सकते हैं अपने कल्पना के अनुसार, उसको ज़्यादा अहमियत दी जाती है। और नॉन फिक्शन जो है उसको लगता है कि भाई हाँ ठीक है, ऐसे ऐसे है। बट अभी ये भी माहौल बदलने लगा है और नॉन फिक्शन को भी एक इस तरह से देखा जा रहा है कि भाई ये वास्तविकता के ठोस धरातल पर उभर कर आ रही है, हमारी वर्तमान के साथ चल रही है या फिर हमारे साथ चल रहे हैं। तो इस तरह से यदि कहा जाए तो परिवेश बड़ा है हिंदी के लिए, और मेरे ख्याल से अनुवाद ने काफ़ी अहम भूमिका निभाई है इसमें, क्योंकि मराठी की काफ़ी चीज़ें मेरी ओर से मैंने हिंदी में ले जाने की कोशिश की है और हिंदी की कुछ चीज़ें मराठी में लाने की कोशिश की है। हालांकि प्रकाश भातम्बरेकर जैसे बड़े लोग थे जिन्होंने काफ़ी, चंद्रकांत बांदिवडेकर जी है या लेकिन दामोदर खड़से जी को मैं मराठी भाषी इसलिए नहीं मानते क्योंकि वो छत्तीसगढ़ से हैं, लेकिन प्रकाश भातम्बरेकर जी भी वही है, वो झारखंड से थे। मेरे ख्याल से मराठी भाषी मीन्स हिंदी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, ऐसी मैं इकलौती होगी शायद अभी तो लेकिन बाद में पढ़ लिया मैंने। लेकिन दोनों भाषाएं मेरे ख्याल से, यदि मेरे लिए मराठी माता है तो मेरी मौसी है हिंदी। तो जब बीच में हमारे महाराष्ट्र में चल रहा था काफ़ी कुछ कि किसे अपनाया जाए, हिंदी को कंपलसरी किया जाए या नहीं, तो मैंने कहा, मेरी ओर से एक लेख लिखा गया था इस बात पर कि ये बात है कि ये यदि आप थोप रहे हो किसी भाषा पे तो वो उस भाषा का भी अपमान है और उन लोगों का भी अपमान है। हम अपना रहे हैं हिंदी को, भाई हमारी अपनी है, मौसी है वो, और माँ के बाद मौसी का ही नंबर आता है, तो हम अपना रहे हैं, लेकिन कंपल्शन मत कीजिए, किसी भी चीज़ को अनिवार्य मत कीजिए। तो काफ़ी उस पर ये हुआ था, बवाल मचा था थोड़ा सा, बट ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है। नहीं, सही बात है। और मौसी के घर में स्वागत है आपका, और मौसी के घर में स्वागत करने के लिए देखिए हमारे लीजेंड प्रोफेसर पाठक सर भी आ गए हैं, आपका भी स्वागत है सर। और शीशपाल गुसाई जी यहाँ पर हैं, बड़ोनी सर यहाँ पे हैं। योगेश सर, आप कुछ कमेंट आपकी तरफ से था? माइक एक बार बेटा, हम अब बस 2 मिनट में ख़त्म कर रहे हैं क्योंकि सचिन जी का आने का मतलब है कि अब माइक रख दिया जाए। सर प्लीज। या आपका जो किताब है मैंने पढ़ा नहीं, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, आई शुड हैव रेड इट देन सैट हियर। नहीं सर, कोई प्रॉब्लम। लेकिन जितना भी सुशील सर ने भी बताया, बहुत अमेजिंग स्टोरी लाइन है इसकी। मेरा जो प्रश्न है आपसे वो ये, जो आपकी पीएचडी थी जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जिसमें आपने यू आर डिपिक्टिंग द एंटायर वुमनहुड थ्रू मूवीज, उसके बारे में मैं कुछ जानना चाहूँगा। और सेकेंडली, एक जो मेरा ओपिनियन है, जितना भी दलित लिटरेचर है वो अनफॉर्चुनेटली बहुत मतलब स्कैटर्ड है। ठीक है, महाराष्ट्र में एक ट्रेडिशन रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली बाकी जगह ना अनुवादकों ने उस पर ध्यान दिया है, ना इंग्लिश में उसमें ध्यान दिया गया, और ना ही हिंदी में ज़्यादा ध्यान दिया गया। कैरेक्टराइजेशन जो होते हैं दलित के, शोले फिल्म में सिर्फ एक हरिराम है, इफ वी टेक इट फ्रॉम सिनेमैटिक पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये जो डिपिक्शन हमारा इरोड हो रहा है लिटरेचर में, स्पेशली दलित इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, उस बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए, 72 मील पर तो फिल्म भी आई थी, मेरे ख्याल से ग्रेजिंग गोट के नाम के मराठी में फिल्म आई थी, लेकिन उस फिल्म में भी उस पुस्तक की जो आत्मा है वो उतनी पूरी तरह से अभिव्यक्त नहीं हो पाई थी। उसके बाद इलाहाबाद के समानांतर ने इसका नाट्य प्रयोग भी किया था, राकेश वेदा जी ने इसको नाट्य प्रयोग किया था, उसका मीन्स नाट्य रूपांतर किया था, और उसके 2-3 शो भी हुए, जबलपुर में हुआ, पटना में हुए। लेकिन बावजूद इसके अभी भी मुझे लगता है कि जो उन्होंने मूलतः जो लिखा है और जो मैंने अनुवाद किया है वो उतना वो नाटक या सिनेमा में उतनी गहराई से नहीं आ पाता है, वो उतना असर नहीं करता है।
जैसे कि आप पढ़ो कोई एकाध ये रवैया या वाकया, तो आप पे वो सवार हो जाता है। आपको लगता है यार इतना हो सकता है किसी के साथ, इस तरह से कैसे हो सकता है, हम सभी इंसान हैं और एक इंसान का इंसान के साथ इस तरह से कैसे हो सकता है बर्ताव, लेकिन हो सकता है। तो वो सिनेमा में भी, सिनेमा तो बहुत सशक्त माध्यम है, उसके बावजूद भी उसमें वो उतना गहराई से नहीं आ पाया, ऐसा मेरा मानना है। रही बात आपने कहा फिल्मों की, तो वो तो जो मेरी जो PhD थीसिस है, वो मेरे ख्याल से मैंने कहा ना, पाषाण युग से लेकर 2010 तक की स्त्री की यात्रा है जो फिल्मों तक आकर पहुंचती है। और ये एक साल में इस किताब के 2 संस्करण आ भी गए। और रही बात इसका, पुणे यूनिवर्सिटी में इसको मास मीडिया की कक्षा में इसको रेफरेंस बुक में लगा भी दिया गया। तो बड़ी किताब है, काफ़ी 700-800 पन्नों की किताब है, बट मेरे ख्याल से सार्थक हो गई। मेरे 6 साल का जो PhD का थीसिस का जो लंबी यात्रा थी, वो सार्थक हो गई उसी। जी, बहुत धन्यवाद। जो यहाँ रिसर्च स्कॉलर्स आए हैं अलग अलग जगह से, वो ज़रा मैम के उदाहरण को याद रखिएगा। बहुत जल्दबाजी में कट पेस्ट वाला मामला मत कीजिएगा, क्योंकि AI ने खतरे बहुत पैदा कर दिए हैं। मैं दून यूनिवर्सिटी के हिंदू स्टडीज डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स का ख़ास तौर से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि मैं तो 1-2 क्लासेज में ही उनसे मिलने गया, लेकिन 6 के 6 बच्चे आए हैं मैम, और वो आपकी मौजूदगी का प्रभाव है, क्योंकि पीछे हर सर भी बैठे हुए हैं ना। जहां माननीय कुलपति जी मौजूद हों और प्रोफेसर मौजूद हों, तो फिर विद्यार्थी ज़्यादा सचेत होके रहते हैं। तो सचिन जी, मैं सिर्फ वाजपेयी सर जी। नहीं, मुझे सिर्फ एक बात जोड़नी थी, शेयर करना था। अब तो सब कुछ फैसला हो ही चुका है। बार बार जब जो है सुलभा जी उस पर जोर दे रही संवेदना पे, तो जब इसका फैसला हो रहा था 5 किताबों में से प्रथम किसको चुना जाए, तो हमारे वो जो मुख्य चयन करता थे वो भी बड़ी दुविधाओं में थे, क्योंकि जो दूसरी किताबें थी उनका विषय के अनुसार कंटेंट बहुत अलग तरह का था, बहुत वो था, लेकिन वो जीत किसको मिली? संवेदना को। बिल्कुल सही कहा सर आपने, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत अच्छा लगा ये सत्र सुन के। और बहुत आप सब लोगों का इसलिए किताब पढ़ने की उत्सुकता हो गई, तो बस सफल सत्र हो गया। हाँ, मेरे लिए ये सत्र इसलिए मैं इसको महत्वपूर्ण मान रहा हूँ कि जितने भी सीनियर लोग अपने आप यहाँ मौजूद हैं, वो अपने आप में संस्था हैं। उनकी थोड़ा सा एक अतिरिक्त भाव वाली गंभीर चर्चा थी, तो इसलिए वो संख्या, वैसे जो एक खूबी वैल्यू ऑफ वर्ड्स के ऑडियंस की रहती है कि सबसे ज़्यादा कहाँ रोचक चर्चा हो रही है, जिसमें थोड़ा कुछ हल्का फुल्कापन भी हो, बहुत भारी भारी सी ना हो, तो वहाँ थोड़ा संख्या बल ज़्यादा रहता है। उसके बावजूद भी इस गंभीर चर्चा में आप सब यहाँ मौजूद रहे। मैं वैल्यू ऑफ वर्ड्स की तरफ से भी और सचिन भाई की तरफ से भी, सबकी तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूँ।